हाय एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिलता रहे और पूरा सिलेबस टाइम पे ख़त्म हो सके। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ लाइफ एंड व्हाट इज़ नॉट अ लाइफ। तो हम लोग डिफरेंस कैसे बता सकते हैं कि कोई लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंस हम लोग कैसे बता सकते हैं। इफ़ यू सी अ डॉग रनिंग और अ काउ चूइंग कर्ड और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स। अगर हम लोग किसी डॉग को दौड़ते हुए देख रहे हैं या फिर कोई गाय जो कर्ड चूइंग कर रही है यानी कि जुगाली कर रही है, या फिर एक आदमी जो चिल्ला रहा है स्ट्रीट पे, तो इससे पता चल रहा है कि ये सब काम कर रहा है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है, मतलब सब लिविंग बींग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स तो काम करता नहीं है, तो इससे पता चलता है कि दीज आर लिविंग बींग्स। तो व्हाट इफ द डॉग और द काउ और द मैन वेयर अस्लीप, अगर ये लोग सोया हुआ ये सारा चीज़, तो क्या वी डू स्टिल थिंक दैट दे आर अलाइव, हम लोग फिर भी सोचते हैं कि ये लोग अलाइव है, जिंदा है। बट हाउ डू वी नो दैट, लेकिन हम लोगों को ये बात पता कैसे चला। वी सी दैम ब्रीदिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव, हम लोग देखते हैं कि वो लोग सांस ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि ये लोग ये सारी चीज़ अलाइव है। व्हाट अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में कैसे, प्लांट्स अगर ब्रीथ करता है तो पता भी नहीं चलता, तो प्लांट्स कैसे लिविंग थिंग्स है, आगे देखते हैं। हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, प्लांट कैसे अलाइव है ये हम लोग को कैसे पता चलता है। तो वी सी दैम ग्रीन, हम लोग देखते हैं कि वो सब हरा भरा है। सम ऑफ अस विल से, कुछ लोग हम लोगों में ऐसा बोलेंगे कि ग्रीन्स जो है, मतलब प्लांट जो है ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन पता चल रहा है कि ये चार लिविंग थिंग्स है। बट वॉट अबाउट द प्लांट्स दैट हैव लीव ऑफ कलर अदर देन ग्रीन, तो उस प्लांट का क्या जो कि अदर देन ग्रीन, जिसमें लीव्स ग्रीन कलर ना होकर के दूसरे कलर का है, बहुत सारा कलर है, जैसे पर्पल कलर का भी होता है, रेड कलर का होता है, तो उन सारे प्लांट्स का क्या। दे ग्रो ओवर द टाइम, हाँ तो कुछ बोलेगा सम सो वी नो दैट दे आर अलाइव। सम विल से, कुछ इंसान ये बोलेंगे कि वो टाइम के साथ बड़ा होता है, पहले छोटा था फिर टाइम बीतता गया वो बड़ा हुआ, यानी कि ये अलाइव है। In other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive. हम लोग ऐसा कुछ सोच लेते हैं कि अगर छोटा मूवमेंट में अगर देखा जाए, एट रैंडम अगर कोई पूछा जाए कि लिविंग थिंग्स क्या है, तो हम लोग तुरंत ऐसा सोच लेते हैं कि ये लिविंग थिंग्स है, तो या तो ग्रो करेगा या कुछ एक्शन करेगा, ऐसा कुछ हम लोग डायरेक्ट सोच लेते हैं। बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबल ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव, लेकिन ऐसा बहुत सारा प्लांट है जो कि विजिबल नहीं है, नेकेड आई से हम लोग उसका मतलब ग्रोथ को नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो लोग भी अलाइव है। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, और बहुत सारा एनिमल ऐसा भी है जो कि बिना विजिबल मूवमेंट का ब्रीथ करता है। तो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ। तो विजिबल मूवमेंट को अगर लेकर के हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक को, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ मतलब कि लिविंग बिंग का, तो इट इज़ नॉट इनफ, हम लोग सटीक डेफिनेशन नहीं दे पाएंगे। तो क्या है सटीक डेफिनेशन, आगे पढ़ते हैं। मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई, मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत स्मॉल स्केल में अगर मूवमेंट हो रहा है तो हम लोग आँख से नहीं देख सकते। बहुत ऐसा चीज़ है जैसे कि अगर फंगस वगैरह है, फंगस है, उसके बाद एल्गी है, छोटा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसको कि हम लोग नहीं देख सकते, इन सारे चीज़ में भी लाइफ है, ये सारा भी लिविंग थिंग्स है और इसमें भी ग्रोथ हो रहा है। तो इन सारे चीज़ को हम लोग नहीं देख सकते, तो इसको हम ये भी नहीं कह सकते कि नॉन लिविंग है। ठीक है। इज़ दिस इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ, क्या ये सब इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट जो हो रहा है लाइफ के लिए ज़रूरी है। इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस। अगर हम लोग कोई प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछते हैं या कोई डॉक्टर वगैरह से पूछते हैं तो वो लोग ज़रूर बोलेंगे कि हाँ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट इन देम अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। अब एक इसमें एक्सेप्शन आता है कि वायरस जो कि बॉडी के बाहर जब रहता है तो कोई मॉलिकुलर मूवमेंट शो नहीं करता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे सेल को डैमेज करता है। एंड दे इज़ पार्शियली वाई देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली लाइव और नॉट। और इस पर एक कंट्रोवर्सी भी है कि वायरस जो है वो लाइव मतलब लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो इसमें एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि जो वायरस होता है
वो जब बॉडी के बाहर है, जब बॉडी के बाहर होता है तो वो नॉन लिविंग के तरह बिहेव करता है, और जब बॉडी के भीतर चला जाता है, बॉडी के अंदर आता है किसी भी तरीके से, टच में आने के कारण या फिर कुछ गंदा खाने के कारण से, मतलब किसी भी तरीके से अगर वो बॉडी के भीतर चला गया, उसके बाद वो एक्ट करता है एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो वहाँ से फिर उस सेल्स को डैमेज करना शुरू करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वायरस इज नॉन लिविंग थिंग अंटिल दे आर आउट ऑफ द बॉडी, एंड वायरस एक्ट एज अ लिविंग थिंग व्हेन दे आर इंटर्ड इनसाइड द बॉडी। तो वी आर मॉलिकुलर, वाई आर मॉलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ, लाइफ के लिए मॉलिकुलर मूवमेंट ज़रूरी क्यों है? वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। तो हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो एक ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो मनुष्य है या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एक वेल स्ट्रक्चर में होता है। हर चीज़ वहाँ पे वेल डिफाइंड होता है, अलग अलग ऑर्गेन्स होता है हर काम करने के लिए। दे कैन हैव टिश्यूज, टिश्यू हैव सेल्स, सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट इन दैम, एंड सो ऑन। उसमें बहुत सारा चीज़ है। अगर छोटे लेवल पे देखें, अगर ह्यूमन बींग को देखें तो ह्यूमन बींग में एक ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेन है, ऑर्गेन सिस्टम है, उससे ऑर्गेन है, ऐसे करके नीचे नीचे जाते सेल है, सेल के अंदर भी छोटा छोटा पार्ट्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, बहुत सारा कुछ है। तो इस तरीके से उसमें क्लासिफिकेशन किया गया है। Because of the effect of the environment, this organized order nature of living structure is likely to keep breaking down over time. तो इन्वायरमेंट का जो लॉ है, इन्वायरमेंट को सस्टेन करने के लिए, स्टेबल रखने के लिए, ये सारा चीज़ अपने आप ओवर टाइम मतलब ब्रेक डाउन होता है। जैसे कोई अगर लिविंग बींग अगर अभी न्यू बॉर्न है तो उतनी धीरे धीरे ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद डेथ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मतलब कोई भी चीज़ हमेशा परमानेंट के लिए सस्टेन नहीं करता, जो चीज़ आया है वो चीज़ ख़त्म होगा। ठीक है, इन ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। और जैसे जैसे सिस्टम ख़त्म होते जा रहा है अगर, तो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स। तो लिविंग क्रिएचर जो है उसको अपना रिपेयर और मेंटेन करना पड़ेगा, तभी किसी का मतलब कोई ऑर्गेनिज्म स्पीसीज रह पाएगा, वरना स्पीसीज ही ख़त्म हो जाएगा। अगर मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर उसका स्पीसीज नहीं बढ़ रहा है टाइम के साथ, अगर वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो स्पीसीज एक ना एक टाइम पे जब सारा स्पीसीज मर जाएगा तो वो स्पीसीज ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए स्पीसीज अपना रिप्रोड्यूस होता है, ताकि उसका स्पीसीज रहे, एग्जिस्ट करे वर्ल्ड में। ठीक है, सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल अराउंड द टाइम ऑल द टाइम। अगर हर चीज़ मॉलिक्यूल से बना हुआ है तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स हर टाइम हम लोगों के आसपास मूवमेंट करता है, दे आर इन मोशन। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेट अस एक्सप्लोर। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या क्या मेंटेनेंस प्रोसेस है, कैसा कैसा चीज़ होता है, क्या क्या प्रोसेस है, तब एक इंसान सस्टेन कर रहा है, तब एक इंसान जिंदा है। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या है, लाइफ क्या क्या प्रोसेस है जिसके कारण एक इंसान जीवित है। द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लाइफ ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। मेंटेनिंग फंक्शन जो है हम लोगों के बॉडी का, वो चलता रहता है। अगर हम लोग कोई पर्टिकुलर काम नहीं भी कर रहे हैं, तब भी कोई निश्चित काम, स्पष्ट काम अगर कुछ नहीं भी कर रहे हैं, तब भी कोई ना कोई मतलब मेंटेनिंग फंक्शन हम लोगों का बॉडी में चलता रहता है। इवन वेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, अगर क्लास में चुपचाप बैठे भी हैं, इवन वी आर जस्ट अस्लीप, अगर सोए हुए हैं, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। अगर मान लो सोए हैं तो उस वक्त हम लोग कुछ काम नहीं कर रहे, फिजिकली कुछ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का बॉडी उस वक्त भी वर्क कर रहा है, बॉडी उस वक्त भी हम लोगों का सांस ले रहा है, बॉडी नर्वस सिस्टम तब भी काम कर रहा है, सर्कुलेटिंग सिस्टम तब भी काम कर रहा है। हम लोगों का बॉडी, हम लोग सोए हुए हैं लेकिन बॉडी नहीं सोया हुआ है, बॉडी में जो मेंटेनेंस जो है वो चल रहा है। ठीक है, द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। जब सारा प्रोसेसेस एक साथ मतलब परफॉर्म किया जाता है, जो मेंटेनेंस फंक्शनिंग के लिए जो ज़रूरी है, सारा प्रोसेस एक साथ, उसको क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। सिंस द मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, ये मेंटेनेंस प्रोसेस इसलिए है ताकि जो डैमेज और मतलब हम लोगों के बॉडी में जो ऑर्गन्स है, जो सेल्स है, उस डैमेज ना पहुँचे। एनर्जी इज़ नीडेड फॉर देम, एनर्जी चाहिए उन सारे चीज़ को रन करने के लिए। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए उसमें फ्यूल चाहिए ही होता है। अगर
ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो एनर्जी चाहिए, अगर नॉन लिविंग है तो किसी ना किसी तरीके से फ्यूल उसमें ज़रूरत पड़ता ही है। दिस एनर्जी कम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी इंडिविजुअल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये जो और एनर्जी है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बाहर से मतलब लेना पड़ता है, अंदर एनर्जी खुद प्रोड्यूस नहीं होता, हम लोगों को बाहर से एनर्जी लेना पड़ता है इन केस ऑफ फूड। ठीक है, सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफ़र अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो एक प्रोसेस होना चाहिए जिससे कि ऑर्गेनिज्म जो है एनर्जी ले सके, विच वी कॉल फूड, जिसको कि हम लोग फूड बोलते हैं। टू द इनसाइड अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। तो अगर हम लोग जो खाना खाते हैं पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। और फ्यूल, हम लोगों का फ्यूल का नाम क्या है, फूड। अगर हम लोग फूड को हम लोग एज अ फ्यूल लेते हैं, उसी से हम लोगों को एनर्जी मिलता है और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। इफ़ द बॉडी साइज of the organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside। अगर बॉडी साइज बड़ा हो रहा है, अगर एक बच्चा है तो उसको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है ताकि उसका बॉडी ग्रो करे। ठीक है, सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से ही हम लोगों का लाइफ पॉसिबल है। मोस्ट ऑफ द फूड सोर्सेस आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। यहाँ पे बहुत सारा जितना भी लगभग 90% जितना फूड सोर्स है सब कुछ कार्बन बेस्ड है। जो कुछ भी हो गया, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन वगैरह जितना भी है सब कुछ कार्बन बेस्ड है। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्सेज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस। अब कैसा कॉम्प्लेक्सिटी है, कार्बन सिंपल फॉर्म में है या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर फॉर्म में है, उस चीज़ पे निर्भर करता है। और उस तरीके से फिर न्यूट्रिशन का अलग अलग टाइप्स बांटा गया। अगर सिंपल है तो ऑटोट्रॉप्स, हार्ड है तो हेटरोट्रॉप्स, मतलब ऐसे करके अलग अलग तरीके से उसका न्यूट्रिशनल प्रोसेस बांटा कैटेगराइज करा गया है। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरीड सिंस द इन्वायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में तो इन्वायरमेंट है नहीं, तो एनर्जी सोर्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। कोई इंसान कार्निवोर्स होता है, कुछ ऑमनिवोर्स होता है, तो ऐसे करके अलग अलग कुछ मतलब हर इंसान का एनर्जी लेने का जो इनटेक है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, दस दिस सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीडेड टू बी ब्रोकन डाउन और built up in the body and must finally converted into uniform source of energy that can be used for the various molecular movement needed for the maintaining life structure। तो ये जो हम लोग खाने को हम लोग इंटेक लिए, जो चीज़ हम लोग खाए, अब बॉडी के भीतर ऐसा तो होना चाहिए ना कि इस खाना को तोड़ करके वहाँ से एनर्जी निकाल सके। डायरेक्ट एनर्जी तो हम लोग नहीं खाए, उसका जब ब्रेक डाउन करा जाएगा उससे उसके बाद एनर्जी उससे निकाला जाएगा। तो ऐसा बॉडी के भीतर एक फंक्शन होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, as well as to the kind of molecules body need to grow। For these a series of chemical reactions in the body are necessary। तो इस चीज़ के लिए एक केमिकल रिएक्शन जो होता है बॉडी में, इस चीज़ का ज़रूरत होता है। therefore need to be broken down or built up in the body and must finally convert into uniform source of energy that can be used for the various molecular movement needed for the maintaining life structure as well as to the kind of molecules body need to grow। तो ऐसा अगर फंक्शन बॉडी के भीतर होना चाहिए जिससे एनर्जी निकाल करके उसको ग्रो करने में और बॉडी को मतलब जितना भी सेल्स वगैरह है उसको ग्रो करने में एनर्जी यूज़ कर सकें। ठीक है, फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी। इस चीज़ के लिए बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होगा। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग केमिकल रिएक्शन जो है ये सबसे कॉमन है, जो कि मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है और वहाँ से एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। और इस चीज़ के लिए, इस केमिकल रिएक्शन के लिए बहुत सारा ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन का यूज़ करता है। ऑक्सीजन कैसे यूज़ करता है, तो ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजन लेता है आउटसाइड, मतलब जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। एंड टू यूज़ इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन अ फूड सोर्स ऑफ सेलुलर नीड, इट इज़ द कॉल ऑफ रेस्पिरेशन। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेस्पिरेशन। मतलब कि जो बाहर से हम लोग ऑक्सीजन को इंटेक किए और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन जो हुआ, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment। एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यानी कि जो सिर्फ एक सेल से बना हुआ हो, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक ही सेल
हो, तो उसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गेन्स नहीं होता, क्योंकि वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, तो उसको जो भी चीज़ चाहिए वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से ले सकता है। अगर ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन भी डायरेक्ट मिल जाएगा, खाना चाहिए जो भी है डायरेक्ट वो इन्वायरमेंट से ले सकता है। बट वॉट हैपन इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज एंड द बॉडी डिज़ाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। अगर बॉडी साइज को हम लोग बड़ा कर दे, जैसे कि एक ह्यूमन बींग हो गया या फिर कोई एनिमल हो गया, उसका हर चीज़ के लिए एक अलग अलग सिस्टम होता है हर चीज़ का। जैसे अगर वो ब्रीथ कर रहा है तो उसका एक अलग फंक्शन होगा, उसका अलग सिस्टम होगा। अगर खाना खा रहा है तो उस चीज़ का अलग सिस्टम होगा। हर चीज़ का वहाँ पे एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है। इन अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स मे नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। और मल्टी सेल्यूलर ऑब्वियस है, मल्टी सेल्यूलर अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसका हर सेल्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में इन्वायरमेंट का नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें करोड़ों सेल्स हैं, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आना ही पॉसिबल नहीं है। द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स। और ये सिंपल डिफ्यूजन जो है मल्टी सेल्यूलर के केस में काम नहीं करेगा। ये तभी काम कर सकता है जब बॉडी सिंगल सेल्यूलर हो, जब ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट हैव स्पेशलाइज्ड इन फंक्शन दे परफॉर्म। हम लोग पिछले सारे क्लास में और चैप्टर्स में ये पढ़ चुके हैं कि कैसे जो एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है उसका अलग अलग ऑर्गेन्स अलग अलग फंक्शन करता है, अलग अलग काम करता है। वी आर फेमिलियर विद द आइडियाज द स्पेशलाइज टिश्यूज एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हम लोगों को अच्छे से पता है, क्लास 9 में हम लोग सारे चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं कि कौन सा ऑर्गेन्स किस टिश्यू से बना हुआ है और उसका क्या क्या काम है। इट इज़ देयर फॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट अपटेक ऑफ फूड एंड ऑफ ऑक्सीजन विल ऑल्सो बी फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज टिश्यू। तो अगर हम लोग ये कहते हैं कि खाना लेना और ऑक्सीजन लेना ये भी किसी ना किसी पर्टिकुलर टिश्यू का काम होगा, तो हम लोग कोई सरप्राइज नहीं होंगे। ठीक है, हाउएवर द प्रोसेस पोजेज अ प्रॉब्लम सिंस अ फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन up at one place in the body of the organism while all part of the body need them। अब एक और प्रॉब्लम है कि चलो एक पार्ट तो ऑक्सीजन और फूड जो है बॉडी का कोई एक पार्ट ले लिया, लेकिन ये ऑक्सीजन और फूड तो बॉडी का हर एक सेल्स को चाहिए, तो अब वहाँ तक पहुँचेगा कैसे। दिस सिचुएशन क्रिएट अ नीड फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर द कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। तो अब किसी भी चीज़ को कहीं एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का ज़रूरत होता है। जैसे कि अभी हम कहीं भी अगर एक जगह से दूसरे शहर में अगर जा रहे हैं तो हम लोग बाई रोडवेज जाएंगे या रेल ट्रेन से जाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो एक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम होना चाहिए। वैसे ही बॉडी में है, अगर हम लोग ऑक्सीजन लिए लंग्स में है, खाना खाए जो भी है, मतलब अपना कहीं ना कहीं एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन में है, वहाँ से पूरा बॉडी में जाना चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। ठीक है, when chemical reactions uses the carbon source and the oxygen for energy generation they create byproduct and they are not only useless for the cells of the body but could even be harmful। अब जब कोई केमिकल रिएक्शंस होता है तो उसमें बहुत सारा बाय प्रोडक्ट बनता है। कुछ बाय प्रोडक्ट हम लोग के बॉडी के लिए यूज़फुल होता है, तो वहीं कुछ हार्मफुल भी होता है। ऐसा भी है कि कुछ बहुत सारा बाय प्रोडक्ट जो हम लोग का बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उस चीज़ को हम लोगों को बाहर भी निकालना है, वरना हम लोगों का सेल्स को बहुत डैमेज होगा। ठीक है, these waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discard outside by a process called excretion। तो अब उस वेस्ट प्रोडक्ट को भी हम लोगों को बॉडी से बाहर निकालना है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएशन। अगेन इफ द बेसिक रूल्स फॉर बॉडी डिजाइन इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर फॉलोड अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रिएशन विल बी डेवलप्ड। तो अगर मल्टी सेल्यूलर बॉडी का बात करें तो इसमें एक स्पेशलाइज टिश्यू जरूर होगा जो कि एक्सक्रिएशन का काम कर रहा होगा, क्योंकि मल्टी सेल्यूलर में हर एक चीज़ का एक वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है, एक वेल डेवलप्ड टिश्यू होता है जो अपना अपना फंक्शन करता है। ठीक है, विच मीन दैट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल टू द एक्सक्रीटरी टिश्यूज। जिसका कि ये मतलब है कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीटरी सिस्टम तक जरूर पहुंचाएगा, एक्सक्रीटरी टिश्यू तक पहुंचाएगा, ताकि हम लोग वहाँ से बाहर मतलब बॉडी के बाहर निकल सके। लेट अस कंसिडर द वेरियस प्रोसेस सो इसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन। तो हम लोग एक एक करके फिर आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सा प्रोसेस हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, लाइफ प्रोसेसेस के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या क्या है, एक एक करके सारा चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये था हम लोगों का चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे कुछ 3-4 क्वेश्चंस है, जैसे क्या व्हाट इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। ये पूछा है कि डिफ्यूज़न इनसफिशिएंट क्यों है मल्टी सेल्यूलर में। तो मल्टी सेल्यूलर में डिफ्यूज़न इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मल्टी सेल्यूलर के पास बहुत सारा सेल्स होता है और सब
हर सेल इन्वायरमेंट से डायरेक्ट मतलब ऑक्सीजन या फिर अपना ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं कर सकता, एक्वायर नहीं कर सकता। ठीक है, सीधा है कि ऑक्सीजन मतलब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैव सो मेनी सेल्स। व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर दे आर अलाइव? हम लोग कौन कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करते हैं? तो सीधा लिविंग थिंग्स का जो जो क्राइटेरिया है वो लिख देंगे। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म? तो आउटसाइड रॉ मटेरियल क्या क्या होता है? ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग, फूड लेते हैं, यही सारा चीज़ लिखना है। व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? अब यही चीज़, ये क्वेश्चन जो है हम लोग आगे पढ़ते हैं। अभी तक अगर बेसिक्स मिल चुका है कि क्या क्या चाहिए, न्यूट्रिशन लेना पड़ता है, उसके बाद रेस्पिरेशन होना चाहिए, रेस्पिरेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के बाद एक्सक्रिएशन होना चाहिए। अभी तक हर चीज़ का एक छोटा छोटा पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका पूरा डिटेल हम लोग अगले लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला हर लेक्चर आप लोगों को मिल सके। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम हर चीज़ का, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। थैंक यू।